Good afternoon, students. I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5. Name is Judiciary. So, firstly, we should know the meaning of judiciary and role of judiciary. है ना? Open your books at page number 55, NCERT books. Let's come to the first line. What is the role of judiciary? Judiciary का रोल क्या होता है वो करना है. उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग करेंगे. आफ्टर दैट उसके जो सब पॉइंट्स हैं हम वो करेंगे. ओके, स्ट्रक्चर वगैरह करेंगे उसका. सो इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज़. जो कोर्ट्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे वो अपना डिसीजन लेते हैं. लाइक टीचर जो है वो नहीं मार सकता स्टूडेंट को, है ना, और शेयरिंग रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स कैसे करना है, पर्टिकुलर अगर कोई क्राइम करता है उसकी पनिश करना. ब्रॉडली स्पीकिंग जुडिशरी जो है उस जो भी वो करती है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला पार्ट जो है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ये जो है इसमें क्या करती है वो, अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दो गवर्नमेंट के बीच में, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, झगड़ा. अगर किसी भी बात पे झगड़ा होता है तो उसको ये क्या करती है, सॉल्व करती है. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू करना. एज द फाइनल इंटरप्रेटर सब कुछ एग्जामिन करके उसका रिजल्ट देना या फिर उसको एक्सप्लेन करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. जुडिशरी के पास ये भी पावर है, वो किसी लॉ को रोक सकती है अगर उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है वो ब्रेक करके ये रूल बनाया गया है, तो उसको वो रोक भी सकती है. नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. एवरी सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेटेड हो रहे हैं. लाइक आपने 7th क्लास में रीड किया होगा हकीम शेख की जो स्टोरी थी. उसमें एग्रीकल्चर लेबरर था जो कि ट्रेन से गिर गया था और इंजर हो चुका था. जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसको मना कर दिया था कि हम उसको एडमिट नहीं करेंगे. आफ्टर दैट उसकी कंडीशंस जो थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी. तो सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला था तो उसने बोला कि ये तो फंडामेंटल राइट था, राइट टू हेल्थ. तो उसके बाद जो था वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ये एक कंपनसेशन पे करनी पड़ी थी इंजर्ड पर्सन को, क्योंकि उसको एडमिट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन जो थी, कंडीशन जो थी और ख़राब हो चुकी थी. ठीक है जी, ये तो था उनका रोल. उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी में क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, स्टेट, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, है ना, जुडिशरी भी. ओके, सो स्टेट के अंदर 3 आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. 3 आ गए पॉइंट्स जिसके बारे में जुडिशरी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे. लेजिस्लेटिव कौन होता है, जो लॉज को बनाता है. एग्जीक्यूटिव होता है जो इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है. ठीक है, और जुडिशरी में क्या होता है, जो इंटरप्रेट करता है, एग्जामिन करता है लॉज को या फिर एक्सप्लेन करता है. ओके, उसके बाद मीनिंग ऑफ क्या आएगा जुडिशरी का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का. इसमें ये है, दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन इज इंडिपेंडेंट. हर एक ऑर्गन इंडिपेंडेंट होगा और देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ वन ऑर्गन इन द फंक्शन ऑफ अनदर. कोई एक जो है वो दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. बाय दिस प्रिंसिपल द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. जुडिशरी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी इन्फ्लुएंस के बीच में नहीं आता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता. किसको, जुडिशरी को. क्लियर हो गया होगा अब तक तो. अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो जो होती है इंश्योर करती है कि दैट जस्ट
डिलीवर्ड इम्पार्शलिटी एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर लेजिस्लेटिव। और अगर कोई भी लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज कर रहा होता है तो जुडिशरी जो है उसको प्रिवेंट करती है। अगर किसी के साथ इम्पार्शलिटी हो रही होती है तो उसको भी वो क्या करती है, रोकती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इसमें क्या होता है, 3 कोर्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और कौन सा कोर्ट होता है, तहसील या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। 3 कोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सबसे पहले हम तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं, जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारे टाउन और सिटी में होता है। अगर वहाँ पर हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है, अगर हमें लगता है कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस और जो कि हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, देन वी विल गो फॉर अ हाई कोर्ट, जो कि हर एक स्टेट में होता है। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है और हम उनके सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, देन वी विल गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। तब हम किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है हमारा, ये ओवरऑल हमारी जो लेवल्स हैं, स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का। इस जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको 3 पॉइंट्स, वही इसमें एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट रीड कर लेना इसको, अगर डाउट हुआ क्लियर कर दूंगी मैं। अब जो कोर्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, हाई लेवल का। अगर उसके मतलब जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया होगा वो उस पर बाइंड हो जाता है। दे हैव टू फॉलो द डिसीजन विच आर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उनको फॉलो करना पड़ता है। और जो हाई कोर्ट डिसीजन बनाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है, मतलब सबसे लो वाला फॉलो करेगा। उसके बाद एक होता है क्रिमिनल लॉ बच्चे, एक होता है सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में क्या आ जाता है, क्रिमिनल लॉ जो होता है वो डील्स करता है ऑफेंसेस के साथ, जैसे कि कोई थेफ्ट हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई वुमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसे मैं एक एग्जांपल भी लूँगी। तो डाउरी की वजह से वुमेन के साथ अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो केस जो है वो क्रिमिनल में आ जाते हैं। सिविल लॉ होता है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रॉपर्टी या किसी फैमिली के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो सिविल लॉ कहा जाता है उसे। और इसमें डाइवोर्स मैटर्स हो गए, सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, ये सब मैटर्स जो हैं, डिस्प्यूट जो हैं, वो इसमें कवर किए जाते हैं सिविल लॉ में। ओके, रोल ऑफ जुडिशरी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है बच्चे, एक एग्जाम्पल ली गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी सी, तो आप इसको रीड कर लेना। इसमें क्या है, फरवरी 1980 की है ये बच्चे। इसमें एक लक्ष्मण कुमार था जिसकी मैरिज हुई थी, 20 ईयर ओल्ड का था, सुधा के साथ उसकी मैरिज हुई थी, जो कि एक फ्लैट में रहते थे दिल्ली में। लक्ष्मण के ब्रदर और उसकी फैमिली भी थी। 2 दिसंबर 1980 में क्या है, सुधा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसको मतलब बर्न किया गया था। अब जो सुधा की फैमिली थी उन्होंने केस किया कि उसकी जो इन लॉज वाली फैमिली है उन्होंने इसको बर्न किया है फायर में। तो क्या होता है, सबसे पहले जो है वो तहसील कोर्ट में जाते हैं, तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इसमें क्या होता है, जस्ट वेट, जब तहसील कोर्ट में और लोअर कोर्ट में जब ये जाते हैं तो लक्ष्मण और उसकी मदर और जो उसके ब्रदर हैं वो उनको बोला जाता है कि आपको डेथ की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि मतलब आपकी वजह से जो है सुधा की डेथ हुई है, आपने उसको जलाया गया है आप डाउरी की वजह से। तो जो लक्ष्मण और उसके मदर और उसकी जो ब्रदर होते हैं वो उस सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। देन जो वो होते हैं वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में भी जो है वो अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद लॉयर्स जो होते हैं वो भी अपना पक्ष रखते हैं। कोर्ट जो है उनकी सुनवाई करता है। तो उसके बाद क्या होता है, कोर्ट जो है, कोर्ट को लगता है कि ये गिल्टी नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें,
उसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंटली हुई है, इनकी वजह से नहीं हुई है, तो वो उनको छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट जब उनको लगता है सुधा की फैमिली को कि हाई कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं लिया है, देन वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे भी सुनवाई होती है। देन लक्ष्मण और उसकी मदर जो होती है वो, उनको प्रिजन हो जाती है, जेल हो जाती है पूरी लाइफ टाइम के लिए। उनका जो ब्रदर इन लॉ होता है सुधा का, उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, उनको छोड़ दिया जाता है। सुभाष चंद्रा जिनका नेम था। तो बाकियों को जो है वो जेल हो जाती है। तो ये यहाँ पर स्टोरी ली गई है। मेनली इन्होंने ये बताना था इसमें कि हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, अगर वहाँ पर हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन वी विल गो फॉर हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट पे भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन वी विल गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके, पूछ लेना मेरे से, अपना डाउट क्लियर कर लेना। अदरवाइज़ आपके ये जो 3 पेजेस हैं कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे, ओके। अगर डाउट है आप क्लियर कर लेना और रिटन वर्क अपना साथ के साथ कंप्लीट करते जाना। और अब जल्दी से आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, सो अपना लर्न भी करते रहना साथ के साथ। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।